जो बाइडेन जो बाइडेन जो बाइडेन, सब जगह आजकल एक ही नाम चल रहा है, जो बाइडेन। और क्यों ना हो, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी कड़ी टक्कर दी है जो बाइडेन ने, और हो सकता है कि ये आने वाले समय में यूएस के राष्ट्रपति बन जाएं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल डिक्लेरेशन नहीं हुई है कि जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। कंडीशंस लग रही हैं कि बन सकते हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं लग रहा है, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। तो देखते हैं क्या आगे कंडीशंस बनेंगी। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि जो बाइडेन किस तरह के व्यक्ति हैं और क्या क्या अभी तक कंडीशंस उनके साथ रही हैं, किन पोस्ट पे वो रहे हैं और कहाँ उनका बचपन बीता है। तो आइए चलिए जानते हैं जो बाइडेन के बारे में वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे, और चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है। तो जैसा कि यमला पगला दीवाना में आपने एक सीन सुना होगा, सीन में एक डायलॉग था कि सनी देओल बोलते हैं कि विदेश के अंदर लोगों के नाम जो होते हैं वो छोटे कर दिए जाते हैं, लोग लंबे लंबे नामों से लोगों को नहीं बुलाते। तो जोगिंदर को जैसे जो बाजी कर देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे जोसेफ का भी जो बाइडेन हो गया है। तो जो बाइडेन जो हैं वो उनका पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है, जो 20 नवंबर 1942 को स्क्रेंटन पेंसिल्वेनिया, यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहां के स्क्रेंटन में एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए। और इनकी फैमिली में इनकी एक सिस्टर थी वैलेरी, और दो भाई थे फ्रांसिस और जेम्स। तो देखते हैं हम इसके बारे में। ये रहा स्क्रेंटन शहर जो है पेंसिल्वेनिया का। ये आप देखिए, यहाँ पे ये स्टेट है पेंसिल्वेनिया, बिल्कुल ऑलमोस्ट जो ईस्टर्न उसका कोस्ट है यूएसए का, जहाँ पे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन ये सारे शहर हैं, वहीं से बिल्कुल ये लगा हुआ एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया। ऊपर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे आप इंटरनेशनल बाउंड्री देख सकते हैं, कनाडा के साथ इसकी ऊपर इंटरनेशनल बाउंड्री है। और यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में इस कॉर्नर के ऊपर ये एक स्क्रेंटन नाम का शहर है। तो यहीं पे पैदा हुए जो बाइडेन, और ये उनकी एक बचपन की तस्वीर जो बाइडेन की। अच्छा, अब जो बाइडेन की जो फैमिली थी वो एक ऑयल बिजनेस के अंदर थी, और बोला जाता है कि काफी वेल्दी फैमिली थी एक जमाने में, और बहुत पैसा था। लेकिन धीरे 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 करके इस फैमिली के जो हालात थे वो खराब होने शुरू हो गए, और एक टाइम ऐसा भी आया कि इनकी फैमिली को अपने नाना नानी के यहाँ उनके घर पे जाके रहना पड़ा। और बड़े एक टफ सिचुएशंस इन्होंने देखी, टफ कंडीशंस इन्होंने देखी, और इनके फादर उस वक्त जो थे बड़े स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर इनकी फैमिली जो थी वो शिफ्ट हुई विल्मिंगटन डेलावेयर में। डेलावेयर जो है ये भी पेंसिल्वेनिया, यहाँ देखिए आप, ये पेंसिल्वेनिया से जस्ट लगी हुई एक स्टेट है डेलावेयर, जहाँ पे जैसे ये न्यू जर्सी और ये इसके पास में डेलावेयर, ये DE जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये स्टेट है। और यहाँ पे एक इसका शहर है विल्मिंगटन। यहाँ पे इनकी फैमिली जो थी वो शिफ्ट हो गई। विल्मिंगटन में शिफ्ट होने के बाद इनके फादर जो थे वो सेल्समैन का काम करने लगे। जो यूज्ड कार्स होती हैं, पुरानी इस्तेमाल करी हुई कार्स, उनको सेल करने लगे, और अपनी फैमिली को जैसे तैसे उसकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर करी। लेकिन फिर भी कंडीशन जो थी, उसने मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल जो थी वो रहना शुरू हुए लोग उसमें, और एक मिडिल क्लास जो लाइफ स्टाइल होती है वही गुजारी जो बाइडेन ने अपने फैमिली में। स्टार्टिंग जो उनके दिन थे उसमें एक मिडिल क्लास, जैसे आप और हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो उस मिडिल क्लास की तरह ही उनका जीवन जो है वो गुजरना शुरू हुआ। जो बाइडेन बचपन से ही खेल से बड़े जुड़े हुए थे, और खेल कूद काफी उनको पसंद था। पढ़ाई लिखाई के मामले में कह सकते हैं कि खेल कूद ज्यादा पसंद था, और ये अपनी हाई स्कूल फुटबॉल टीम के पार्ट भी रहे, और यहाँ पे इन्होंने बेसबॉल में भी अपने हाथ आजमाए। एक पुअर स्टूडेंट होने के बाद भी इनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी थी, इसलिए ये क्लास के प्रेसिडेंट रहे अपने जूनियर और सीनियर ईयर्स में।
क्लास प्रेसिडेंट रहे, यानी बचपन से बोलते हैं ना कि कूद के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो ये उसी तरह की कुछ कंडीशन थी कि बचपन से ही एक लीडरशिप क्वालिटी इनमें थी मौजूद। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में देखें तो इन्होंने ग्रेजुएशन करी 1961 में और अपनी बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री इन्होंने 1965 में हासिल करी। ग्रेजुएशन के बाद एक बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी इन्होंने डिग्री हासिल करी और डबल मेजर जो है वो इन्होंने अपना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और माइनर जो है वो इंग्लिश में इन्होंने करा। हालांकि बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, एक C एवरेज उनको ग्रेड मिला करते थे और आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 688 स्टूडेंट्स जहाँ पे थे वहां पे उनकी रैंक जो थी वो आई 506। तो एक एवरेज स्टूडेंट थे, कह सकते हैं आपके बहुत ज्यादा बुरे नहीं तो बहुत अच्छे भी नहीं, बस एक एवरेज या बिलो एवरेज के आसपास इनका जो लेवल था वो ये था। अच्छा, आप इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ जान सकते हैं कि इन स्टार्टिंग जो इनके डेज थे, इनके बचपन के जो, बल्कि इनके अर्ली 20s यहाँ पे है कि अर्ली 20s तक इनको हकलाने की परेशानी थी। ये हकला के बात किया करते थे, स्टमरिंग जिसे कहते हैं, तो वो हकला के बात करते थे और इसकी वजह से इन्होंने एक ट्रिक ढूंढी कि गाना गा के, आपने एक मूवी देखी होगी रणबीर कपूर की जग्गा जासूस, उसके अंदर इस तरह का एक आपने सिचुएशन देखी होगी कि गाना गा के अगर आप किसी कोई चीज बोलते हैं तो आपके माइंड का दूसरा हिस्सा जो है वो काम करता है और आप आराम से कोई भी चीज बोल पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है जिनको हकलाने की परेशानी है। तो इन्होंने भी वही एक स्पीच थेरेपी उस तरह से उन्होंने अपनाई कि सॉन्ग्स के अंदर बात करा करते थे स्टार्टिंग के दिनों में। तो धीरे धीरे करके इनकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और फिर ये बात करने लगे सही। तो बाइडेन के बारे में एक और बात यह है कि ये अल्कोहल पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते और इन्होंने देखिए यहाँ पे बोला है कि देयर आर इनफ अल्कोहलिक्स इन माय फैमिली, कि मेरी फैमिली में इतने ज्यादा अल्कोहलिक्स हैं कि मुझे अल्कोहल पीने की जरूरत नहीं है, मैं पसंद नहीं करता। तो ऐसी जो बाइडेन का जिंदगी बचपन इस तरह से बीता। अब 1966 में इन्होंने शादी करी नियलिया हंटर से और इनके 3 बच्चे हुए यहाँ पे नियलिया हंटर से। जो पहले थे वो जोसेफ आर बाइडेन 1969 में, रॉबर्ट हंटर बाइडेन 1970 में, नियोमी क्रिस्टीना जिनको एमी बाइडेन के नाम से भी जाना जाता है 1971 में। 1968 में बाइडेन ने अपनी लॉ डिग्री हासिल करी SUCL से और यहाँ भी देखिए इनकी रैंक जो आई वो क्लास में 85 स्टूडेंट्स थे और उसमें से 76th पोजीशन जो बाइडेन की आई। और इसके बाद अपनी लॉ डिग्री पूरी करने के बाद डेलावेयर बार काउंसिल के अंदर ये शामिल हो गए और 1969 की ये बात है। इसके बाद उस वक्त मिलिट्री सर्विस जो थी वो कंपलसरी थी US में, तो इनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी जिस वजह से ये मिलिट्री सर्विस के लिए अनअवेलेबल रहे। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमने देखा था पेंसिल्वेनिया जहाँ पे बाइडेन पैदा हुए और पल्ले बढ़े, उसके बाद यहाँ पे इसी एरिया में यहाँ, और डेलावेयर यहाँ इसी के पास, यहाँ इस जगह पे यहाँ डेलावेयर स्टेट है। और यहाँ जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं SUCL, ये यहाँ पे सिचुएटेड है यहाँ। और इसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पे SUCL। 1968 में जो बाइडेन ने अपनी लॉ एजुकेशन पूरी होने के बाद विल्मिंगटन लॉ फर्म ज्वाइन कर ली, जिसके जो हेड थे वो विलियम प्रिकेट थे जो कि एक प्रोमिनेंट रिपब्लिकन थे। और यहाँ से ये समझा जाने लगा कि, और इन्होंने खुद भी इनको ये लगा कि मैं शायद एक रिपब्लिकन हो सकता हूँ, रिपब्लिकन्स की तरफ इनका थोड़ा सा टिल्ट हुआ स्टार्टिंग में। ये वो टाइम था कि वहाँ डेलावेयर में चार्ल्स एल टेरी जो थे वो इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे, वो गवर्नर थे। और लेकिन जो बाइडेन को उनके कंजर्वेटिव रेशियल पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। आपको पता है कि अमेरिका में उस जमाने में बड़ा भेदभाव रहता था काले और गोरों के बीच में, और बिल्कुल जो गोरे थे वो काले लोगों को पसंद नहीं करा करते थे और उनको कम दर्जे का आंकते थे और समझते थे। तो जो बाइडेन को ये पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई,
जिसकी वजह से जो बाइडेन जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थोड़ा सा दूर हुए और रिपब्लिकन्स की तरफ इनका थोड़ा सा जो था टिल्ट रिपब्लिकन्स की तरफ रहा। और यही वजह थी कि इन्होंने रिपब्लिकन्स को उस वक्त सपोर्ट किया और रसल डब्ल्यू पीटरसन जिन्होंने फिर इनको टेरी को 1968 के इलेक्शंस में हराया। फिर ये हुआ कि बाइडेन जो थे वो लोकल रिपब्लिकन्स के साथ वहां पे शामिल हो गए और लेकिन अभी भी वो रिपब्लिकन्स की तरफ भी पूरी तरह रिपब्लिकन्स के भी खेमे में नहीं गए थे, क्योंकि उस वक्त जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे रिचर्ड निक्सन, जो कि आगे जाके राष्ट्रपति बने यूएस के, तो उनकी पॉलिसीज जो बाइडेन को अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से इन्होंने रिपब्लिकन्स से भी किनारा किया और वापस अब इनका थोड़ा सा जो ध्यान था वो डेमोक्रेट। 1969 में जो बाइडेन जो थे वो एक पब्लिक डिफेंडर की तरह प्रैक्टिस कर रहे थे और इसके बाद इन्होंने एक फर्म ज्वाइन करी, लॉ फर्म, जो कि जिसके हेड जो थे वो एक डेमोक्रेट थे। और बस यहीं से अब कहानी शुरू होती है जो बाइडेन की एज अ डेमोक्रेट। यहीं से जो बाइडेन जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी में रजिस्टर्ड हुए, लोकल डेमोक्रेटिक पार्टी में, और उसके बाद जो बाइडेन का यहाँ से सिलसिला एज अ डेमोक्रेट चल पड़ा। अब 1972 की बात है कि वहाँ के लोकल लोगों ने जो बाइडेन को बोला कि जे कैलेब बॉक्स जो हैं, जो कि काफ़ी जाने माने एक और वहाँ के स्टेट्समैन थे, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़िए। और इनके खिलाफ चुनाव लड़ना एक आसान बात नहीं थी, लेकिन 1972 में जो बाइडेन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और इनके खिलाफ जे कैलेब बॉक्स के खिलाफ ये इलेक्शंस में खड़े हो गए। अब कहा जाता है कि ये इलेक्शंस जो बाइडेन जो थे वो अकेले नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इनकी फैमिली पूरी तरह से इनके साथ थी और हर जगह पे इनकी फैमिली इनको सपोर्ट कर रही थी और हर चीज़ में बिल्कुल इनके साथ थी। तो नतीजा ये रहा कि ये चुनाव जो थे बड़े मुश्किल थे, लेकिन अल्टीमेटली जे कैलेब बॉक्स को इन्होंने हराया। और इनके जो मुद्दे थे, इनके अर्ली पॉलिटिक्स जो जब इन्होंने स्टार्ट करी है, जो इनके मुद्दे थे वो ये थे कि उस टाइम में वियतनाम वॉर चल रहा था और जनता काफ़ी परेशान हो चुकी थी वियतनाम वॉर में होने वाली कैजुअलिटीज से और जो उसका बर्डन था अमेरिकन इकोनॉमी पे, उसकी वजह से। तो लोग मांग कर रहे थे कि वियतनाम से अपनी फौजों को अमेरिका को वापस बुला लेना चाहिए। तो जो बाइडेन का भी यही ख्याल था और वो इस बात के बड़े पुरजोर समर्थक थे कि वियतनाम से फौजों को वापस बुला लेना चाहिए। तो इनकी अर्ली पॉलिटिक्स जो थी वो इसी पे डिपेंडेंट थी। इसके अलावा ये एनवायरमेंटल इश्यूज थे वो, सिविल राइट्स के जो मामले थे वो, मास ट्रांजिट यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए मामले हैं वो, और इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम यानी टैक्सेशन सिस्टम्स को लेके जो कुछ इश्यूज थे वहाँ पे वो, उसके अलावा हेल्थ केयर और पब्लिक का जो डिससेटिस्फेक्शन था कि पॉलिटिशियंस किस तरह के हैं और किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये सब सारे मामले जो थे इनकी अर्ली पॉलिटिक्स का हिस्सा थे और इन्हीं को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के नतीजे ये रहे कि 50.5% वोट्स के साथ इन्होंने बॉक्स को हरा दिया। अब लेकिन इसी के बाद एक हादसा हो गया यहाँ, और हादसा ये हुआ कि 18 दिसंबर 1972 बाइडेन की जो वाइफ थी नायला, वो और उनकी 1 ईयर ओल्ड डॉटर एमी, वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। और यहाँ पे बड़ा सदमा पहुंचा जो बाइडेन को। कहा जाता है जो बाइडेन उस वक्त पूरी तरह से टूट गए थे और एक मन उनका ये भी हुआ कि अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ली थी चुनाव जीतने के बाद, तो उनका ये मन भी हुआ कि वो पीछे हट जाएं। लेकिन लोगों ने फिर उनको समझाया कि नहीं, आप आगे बढ़िए, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपकी वाइफ भी यही चाहती थी कि आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं। तो इन सारी बातों को लेके जो बाइडेन आगे बढ़े और फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हुआ। और 1975 में जो बाइडेन जो थे वो इनसे मिले, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी सेकेंड वाइफ जिल, इनसे मिले और 1977 में इनकी शादी हुई और वापस इनकी लाइफ थोड़ी पटरी पे आई। अब जो बाइडेन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि जो बाइडेन जो हैं वो 3 दशकों तक अमेरिका में सेनेटर रहे हैं।
इसके अलावा जो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसको भी इन्होंने चेयर करा है, बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर रहे हैं, तो इसको भी इन्होंने चेयर करा 2001 से 2003 तक। इसके अलावा 2007 से 2009 तक। इसके अलावा सेनेट जुडिशरी कमेटी जो है वहां पे, तो उसके भी ये चेयरमैन रहे 1987 से 1995 तक। इसके अलावा इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल कॉकस जो है वहां पे इन्होंने हेड करा इसको 2007 से 2009 तक। तो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करे हैं। वो अभी हम आगे देखते हैं किस तरह से और कैसे। 2008 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका में, वो बराक ओबामा को वहां पे खड़ा किया गया, तो जो बाइडेन ये चाहते थे कि 2008 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं वो डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन बने। लेकिन बराक ओबामा काफी अपीलिंग थे और काफी अच्छे ऑरेटर थे और काफी अच्छे उनमें कैपेबिलिटीज थी, जिसकी वजह से डेमोक्रेट्स ने ये पसंद किया कि बराक ओबामा को हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाएंगे, और जो बाइडेन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए। अब यहाँ लेकिन उन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले करा उसके बाद, और कहा जाता है कि बराक ओबामा के सबसे खास लोगों में से ये एक थे, और काफी पॉलिसीज जो बराक ओबामा के टाइम में आई हैं, अमेरिका ने जो पॉलिसीज जो यूज करी और पूरी दुनिया भर में पॉलिटिक्स हुई और सारी चीजें, तो उसके पीछे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है जो बाइडेन ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे उस ड्यूरेशन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफी अच्छा गहरा बॉन्ड दोनों के बीच में बराक ओबामा और जो बाइडेन के बीच में था। और इससे पहले भी जो बाइडेन काफी प्रेसिडेंट्स के अंडर काम कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों का। जैसा कि हमने देखा कि इंटरनेशनल सेनेट कमेटी में भी रहे वो, इसके अलावा सेनेट जुडिशरी कमेटी के भी हेड रहे, और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल कॉकस के भी हेड रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने हासिल करी अपनी लाइफ में। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो काम इन्होंने इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रह के करे हैं, उनमें से कुछ खास ये हैं कि उस वक्त जब सोवियत यूनियन था, आपको पता है यूएसएसआर 1990 से पहले जब सोवियत रशिया हुआ करता था, तब रशिया के खिलाफ उसकी आर्म सप्लाई को लेके जो पॉलिसीज बनी उसमें जो बाइडेन ने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। इसके अलावा जो बाल्कन कंट्रीज हैं, आप देखेंगे यूरोप का जब नक्शा देखेंगे तो बिल्कुल इटली के पास में, इटली और तुर्की से ऊपर की तरफ जो कंट्रीज हैं वो बाल्कन कंट्रीज कहलाती हैं। तो वहाँ बाल्कन कंट्रीज में बोस्नियन जेनोसाइड बड़ा फेमस ये जेनोसाइड था, कभी हम इसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये बोस्नियन जेनोसाइड जो था उसको लेके इनकी जो पॉलिसीज थी वो बड़ी अगेंस्ट थी इसके कि जो इसको रुकना चाहिए, और जो यूगोस्लाविया के ऊपर फिर बॉम्बिंग हुई और यूएस एयरफोर्स ने वहाँ बॉम्बिंग करी, तो इसी वजह से ये जो बाइडेन की पॉलिसीज में से एक था कि ये जेनोसाइड के बड़े खिलाफ थे और बड़ा अच्छा इन्होंने अपना रोल प्ले करा। और इसके अलावा जो नेटो को स्ट्रॉन्ग करा इन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए नेटो को काफी मजबूत करा, जो कि आपको पता है कि दूसरी तरफ वार्सो पैक्ट था रशिया का, तो उसके कंपैरिजन में नेटो को जो मजबूत करने का क्रेडिट जाता है वो भी काफी हद तक उस टाइम में जो बाइडेन को जाता है। इसके अलावा गल्फ वॉर जब हुआ, तो ये गल्फ वॉर के जो पहला वाला गल्फ वॉर था 90s में जो हुआ था, उसके ये बड़े खिलाफ थे और ये कहा करते थे कि अमेरिका को गल्फ वॉर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वहाँ की पॉलिटिक्स में नहीं उतरना चाहिए। तो इनकी कुछ उस तरह की सोच थी। हालांकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो था उस वक्त का, वो इनके नजरिए से सहमत नहीं था और वो लोग वॉर में उतरे, सब कुछ हुआ। तो लेकिन जो बाइडेन की अपनी पर्सनल ओपिनियन थे कि उनको वहां पे उतरना नहीं चाहिए गल्फ वॉर में, पहला जो गल्फ वॉर हुआ था। लेकिन इनका माइंडसेट चेंज हुआ 9/11 के बाद, और इन्होंने सपोर्ट करा बुश रेजिम को कि आप जो है यहाँ पे फौजें भेजिए इराक के अंदर। 2003 में जब सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक हुआ है वहाँ इराक में, तो उस वक्त में इन्होंने काफी साथ दिया और डेमोक्रेट्स को इकट्ठा करा ताकि वो रिपब्लिकन्स के खिलाफ नहीं जाएं, इस डिसीजन के खिलाफ नहीं जाएं, और वहाँ पे आर्मीज भेजने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका जो बाइडेन का जो था वो रहा है। उन्होंने बुश को बड़ा सपोर्ट करा उस टाइम में। और फिर उसके बाद जो बाइडेन जो थे वो आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट बने ओबामा के टाइम में 2008 के टाइम।
ये वाइस प्रेसिडेंट रहे 2009 से 2017 तक, तो 47th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो ये भी देखते हैं हम कि इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए क्या क्या रोल प्ले करे। 2009 से 2017 तक जो बाइडेन जो थे वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रहे, 47th वाइस प्रेसिडेंट। और इस दौरान इन्होंने जो क्योंकि क्या हुआ कि इराक में आर्मीज को रखना आसान बात नहीं थी, बड़ा उसके ऊपर खर्चा हो रहा था और बर्डन बढ़ता जा रहा था और इनकी इकोनॉमी के ऊपर काफी बड़ा बर्डन था। तो अब बात शुरू हुई कि इन फौजों को वापस निकाला जाए, वहां से इराक से वापस बुलाया जाए, जो अब जबरदस्ती अब बैठी हुई है वहां पे और हम खर्चा हमारा बढ़ रहा है, तो उसको वापस से इन्होंने निकालने में इन्होंने काफी हेल्प करी उस टाइम और इनकी पॉलिसीज जो थी वो काम आई। लेकिन यहाँ पे एक जो आरोप लगाया जाता है जो बाइडेन के ऊपर और लोग उनके फेलियर समझते हैं वो ये भी है कि इस वक्त में जब इराक जो था वो मतलब स्टेबलाइजेशन नहीं था इराक के अंदर, एक डिसस्टेबलाइज स्टेट थी इराक, और वहां पे तरह तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप थे वो अपना सर उठा रहे थे। ऐसे टाइम में आप इराक को छोड़कर वहां से निकल गए, जिसकी वजह से ISIS जैसे संगठन जो कि कट्टर संगठन थे वो खड़े हुए और उनको सर उठाने का मौका मिला। और कई लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं कि ये जानबूझकर हुआ, कि इनके प्रॉक्सीज हैं वो लोग ISIS। अब ये तो कहा नहीं जा सकता यहाँ अभी फिलहाल कि क्या इसमें सच्चाई है, लेकिन ये बात जरूर है कि इनका वहां से इराक से उस वक्त आर्मीज को निकालना बड़ा महंगा साबित हुआ वहां के लिए। और हमने देखा फिर आगे किस तरह से उन्होंने ISIS ने वहां तबाही मचाई पूरा की पूरी। और इसी के साथ इन्होंने जो रिलेशंस को अपना और बेहतर करा यूरोपियन कंट्रीज के साथ वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए, ईरान के साथ इन्होंने थोड़ी सी नरमी बरती। उस वक्त आपने सुना होगा कि ईरान के साथ किस तरह से न्यूक्लियर डील साइन हुई थी बराक ओबामा के टाइम में, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा। हालांकि फिर बाद में एक यू टर्न आया इनकी पॉलिटिक्स में भी। इजराइल को लेके थोड़ा सा, क्योंकि इजराइल बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वहां के लोगों के लिए, और बिना मतलब इजराइल के शायद आप कह सकते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। तो इजराइल के ऊपर अपने व्यूज बड़े क्लियर रखने होते हैं। तो इजराइल को लेके इनके उस वक्त व्यूज ये थे कि जो 2 स्टेट होनी चाहिए, एक फलस्तीन होनी चाहिए और एक इजराइल होनी चाहिए, और दोनों के बीच में पीस ट्रीटी साइन होनी चाहिए, और इजराइल को फलस्तीन के एरिया पे जाके जबरन कब्जा नहीं करना चाहिए। जो एनक्रोचमेंट की जो पॉलिसीज हैं और उस तरह की वो नहीं होनी चाहिए। तो कई लोग जो वहां का एस्टेब्लिशमेंट था यूएस का वो इस बात पे थोड़ा सा इनके खिलाफ भी था। तो ये अरब, हालांकि ये अरब मूवमेंट्स जो चल रहे थे इजराइल के खिलाफ उनका भी अपोज करते थे, ऐसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ थे। इजराइल के खिलाफ जो अगर कुछ मूवमेंट्स चल रहे थे तो ये उसका भी अपोज करते थे, और इजराइल का भी इस बात पे अपोज करते थे कि वो फिलिस्तीनियन लोगों के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाएं या निहत्थे लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही करें, तो ये उसका भी बाकायदा अपोज करा करते थे। 2008 में जो रिसेशन आया यूएस में, उसमें भी इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले करा, उसको वापस इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के लिए एक काफी अच्छा रोल इन्होंने प्ले करा उसके बाद। और क्लाइमेट चेंज को लेके बड़े सतर्क हैं और बड़े जागरूक हैं। ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें करते रहते हैं। हम आने वाले वीडियोस में और आपको बताएंगे किस तरह की और पॉलिसीज हैं इनकी। हालांकि फिर धीरे धीरे इनकी जो पॉलिसी थी इजराइल के ऊपर वो चेंज हुई। जो स्टार्टिंग में इनकी 2 स्टेट थ्योरी इजराइल और फिलिस्तीन की थी, वो थोड़ा सा इन्होंने नरम रुख इख्तियार किया इजराइल को लेके। तो कह सकते हैं कि वो वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहता है कि कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो तो वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखे इजराइल को लेकर। और ऐसे ही अभी तक तो यही देखा गया है कि ऐसे ही लोग वहां पे सक्सेसफुल रहे हैं जिनका इजराइल को लेके थोड़ा सॉफ्ट नजरिया था, एक सॉफ्ट रुख था इजराइल को लेके। एकदम से आप हार्श पॉलिसी अपनी नहीं शो कर सकते। तो इन्होंने भी थोड़ी सी पॉलिसी में इनकी भी चेंजेस आए, तब्दीलियां आई, जिसकी वजह से ये हुआ कि अब आप देख रहे हैं कि जो बाइडेन जो हैं वो लगभग जीत के मुहाने पे खड़े हुए हैं और हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशंस हैं। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी नोटिफिकेशंस पाने के लिए।
और इस तरह के आपको कई सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस भी मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।